गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने AC अप्लाइड टू LCR सर्किट वो देखा था। अगर आपको याद होगा, ओके, हम लोगों ने इस तरह से एक इंडक्टर कॉइल दिखाई थी, उसके साथ सीरीज में एक कैपेसिटर दिखाया था और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टर दिखाया था R, और इसको हम लोगों ने एक AC सप्लाई कनेक्ट किया था। इसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट एज LCR सर्किट। ठीक है, अब इसमें जो फाइनल EMF है और जो फाइनल करंट है दोनों का फॉर्म AC होता है, लेकिन उनके बीच में क्या फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो आज वो फेज डिफरेंस का इक्वेशन हमें समझना है। ओके, ये प्रोसेस में जो लास्ट डेरिवेशन हम लोगों ने किया था उसका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने एकदम अच्छे से ध्यान देना है। अब पहली बात ये समझ लो कि हम लोग बोलते हैं कि ये जो तीनों कंपोनेंट है उसमें से सेम करंट I फ्लो होने वाला है। ओके, आप उसको कैपिटल I बताओ या ऐसा स्मॉल I बताया तो भी चलेगा। हम लोग बोलेंगे तो सिंस द सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ऑल द थ्री कंपोनेंट्स, वी से I इज इक्वल टू व्हाट, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 वेयर I नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ओके, अब आपको यह समझना है कि जो ओवरऑल हम लोग बोलेंगे सर्किट है उसके लिए जो अप्लाइड EMF रहेगा वो रहेगा E, और उसका जो इक्वेशन रहेगा वो रहेगा E इज इक्वल टू E नॉट, ओके, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस फाई। ओके, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द EMF। लेकिन जो ओवरऑल EMF है ना उसकी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ओके, EMF अक्रॉस रेजिस्टर। ओके, और इसका जो इक्वेशन है वो हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू ER sin of omega t, where ER is the peak value of the EMF across resistance। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो EMF across resistance रहता है ना, हम लोग बोलते हैं उसका जो पीक वैल्यू है, तो हमेशा ध्यान में रखो जब भी हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं ना, ओके, वो टाइम पे हम लोग पीक वैल्यू कंसीडर करके ही फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे हम लोग अगर करंट का फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग I नॉट कंसीडर करेंगे। ये आपको आ रहा है समझ में? ये मैंने आपको पहले भी बोला हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं, ओके, EMF अक्रॉस रेजिस्टर, ओके, उसका अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखता हूं E इज इक्वल टू ER साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, यहां पे भी जो ER दिखाया हुआ है वो मैक्सिमम EMF अक्रॉस रेजिस्टेंस बताया हुआ है। ये क्लियर है आपको? ओके, और इसमें एक बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो करंट का फेस होगा, ओके, प्योर रेजिस्टिव कंपोनेंट में EMF का भी फेस क्या रहता है? सेम रहता है। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग बात करेंगे EMF अक्रॉस कैपेसिटर। उसका जो पीक वैल्यू है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जो पीक वैल्यू उसको E नॉट नहीं बोल के हम लोग EC बोलेंगे। ओके, एंड वी से फॉर कैपेसिटर E विल बी इक्वल टू, ओके, EC साइन ऑफ। ओके, अब आपको यह ध्यान में रखता है कि कैपेसिटर में जो करंट रहता है वो लीड करता है। ओके, तो अगर करंट लीड कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ? EMF क्या करेगा? लैग करेगा। तो करंट का इक्वेशन अगर ये है तो हम लोग बोलेंगे EMF का इक्वेशन क्या रहेगा? इट विल बी ओमेगा टी माइनस, बिकॉज EMF लैग करने वाला है और कितने फेज से लैग करता है? बाय पाई बाय 2 रेडियन। ओके, और जो लास्ट पार्ट है हमारा वो हम लोग ये दिखा देते हैं EMF अक्रॉस इंडक्टेंस। अगेन ये सब मैं पीक वैल्यूज बता रहा हूं, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? E इज इक्वल टू EL साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। अक्रॉस इंडक्टेंस करंट जो है, करंट लैग करता है, इसका मतलब EMF क्या करता है? लीड करता है। तो अगर EMF लीड कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे अगर करंट का इक्वेशन साइन ओमेगा टी है, ओके, तो EMF का इक्वेशन होगा EL साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, यस। तो ये जो तीनों इक्वेशंस है ना, भले ही मैंने इसको E बोला हुआ है, ओके, ये, लेकिन ये जो तीनों इक्वेशंस है वो अलग है। आपको चाहिए तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, दिस इज ER, दिस इज स्मॉल EC एंड दिस इज स्मॉल EL। यानी आपको ये डिस्टिंग्विश करने में थोड़ा हेल्प होगा। और उनके जो पीक वैल्यू है दैट इज E कैपिटल R, E कैपिटल C एंड E कैपिटल L। ये क्लियर है? ठीक है।
अच्छा, इसका हम लोगों ने एक डायग्राम भी बनाया था फिर, अगर आपको याद होगा। ओके, वो डायग्राम कुछ इस तरह से था। सबसे पहले मैंने करंट का फेजर डायग्राम बना दिया था, आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और मैं ऐसा बोल रहा था कि लेट अस से एट टाइम टी इक्वल टू 0, हम लोग बोलते हैं ओमेगा टी का वैल्यू भी क्या रहेगा, 0। सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हमारा जो फेजर आई नॉट रहेगा इट विल मेक 0 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, इसलिए उसको मैंने हॉरिजॉन्टल बताया। मैं ये आपको आ रहा है समझ में? अब अगर यही फेजर के अलोंग या यही फेजर डायग्राम में मुझे अगर तीनों ईएमएफ बताने, तो मैं क्या बोलता हूं यहां पे, ओके, कि जो हमारा ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टर है, ओके, उसका जो फेजर आएगा, फेजर में हमेशा हम लोग क्या दिखाते हैं, पीक वैल्यू दिखाते हैं। तो यहां पे आप क्या दिखाओगे, ईआर को दिखाओगे, और ये जो ईआर है वो कुछ ऐसा आने वाला है, लाइक दिस। ओके, यस, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा ईआर है उसका वैल्यू आई नॉट से कम है। अगर मैं बोलता हूं कि जो रेजिस्टेंस है, ओके, सी सिंपल ये है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं बोलता हूं कि आर का वैल्यू इज लेस देन 1 ओम, लेट अस से आर का वैल्यू इज लेस देन 1 ओम, तो मैं बोलूंगा V जो रहेगा, ओके, न्यूमेरिकली वो I से कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फिलहाल के लिए मैं ऐसा दिखा रहा हूं कि जो हमारा ER है, ओके, उसका जो लेंथ है इट इज लेस देन आई नॉट। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको चाहिए आप बड़ा भी दिखा सकते हो। ठीक है, मैंने छोटा दिखा है। ठीक है उसके बाद जो अगली बारी है, ओके, वो मैं EC की दिखाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू आई नॉट। ओके, मैं बोलूंगा जो हमारा EC रहेगा, ओके, पीक वैल्यू, इट विल, ओके, डिफर बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन, लेकिन हम लोग बोलेंगे वो लैग करेगा। लैग करेगा इसलिए, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में भी मैंने जो EC दिखाया था वो नीचे की तरफ दिखाया था, लाइक दिस। ओके, और वो कितना लैग कर रहा है, बाय एन एंगल ऑफ -π/2 रेडियन। ये हो गया हमारा EC। और सिमिलरली मैं बोलूंगा जो हमारा EL है, ओके, EC लैग कर रहा है लेकिन EL क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। किसको लीड कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू करंट। ओके, तो मैं बोलूंगा हमारा जो EL रहेगा, ओके, विद रिस्पेक्ट टू आई नॉट, वो 90 डिग्री से क्या करेगा, लीड करेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं, लाइक दिस। दिस इज गोइंग टू बी योर EL। और ये EL में से EC अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, ओके, तो मैं बोलूंगा जो फेजर्स हैं दे एक्चुअली एक्ट एज व्हाट, वेक्टर्स। ओके, तो यहां पे आपको 2 EMF दिख रहे हैं। ओके, एक्चुअली EMF कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं फेजर्स का जो लॉजिक है ना, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो एक फेजर ऊपर की तरफ है, एक फेजर नीचे की तरफ है, दोनों सेम टाइप के फेजर्स हैं। ओके, तो ये वाला फेजर इसमें से कुछ पार्ट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और हम लोग बोलेंगे जो ओवरऑल फेजर रहेगा उसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, एंड दिस फेजर विल बी, ओके, EL माइनस EC। ओके, आई होप आपको ये याद है। ओके, यस, इसको मैं ब्रैकेट में बना देता हूं। ठीक है, और ये वाला फेजर और ये वाला जो फेजर यानी EL माइनस EC और ER जो है, इसका जो रिजल्टेंट रहेगा, ओके, आपस में इनका एंगल क्या है, मैं बोलता हूं 90 डिग्री है। तो यहां पे एक पैरेललोग्राम मैं कंप्लीट करता हूं जो कि एक रेक्टेंगल आ रहा है। इनका जो रिजल्टेंट रहेगा दैट विल बी गिवन बाय डायगोनल। और ये जो डायगोनल का लेंथ है ना, अगर आप आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम में देखोगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज E0। ये आपको आ रहा है समझ में? सो वी कैन से एक्चुअली E0, ध्यान से सुनना आप लोगों ने। ओके, यू कैन से E0 स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू EL माइनस EC द होल स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर। ओके, आई थिंक ये क्लियर है। अच्छा, E0 जो है तो हम लोग क्या बोलेंगे, E0 इज ओवरऑल EMF फॉर द सर्किट, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओवरऑल EMF फॉर द सर्किट। E0 का जो एंगल I0 के साथ बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। E0 और I0 के बीच में जो एंगल रहेगा वो हम लोग बोलेंगे फेज डिफरेंस रहेगा। और अगर मैं बोलता हूं इफ EL इज ग्रेटर देन EC, ओके, आपका जो फेज एंगल रहता है फाई इज एक्चुअली पॉजिटिव। यदि ऐसा होता है कि EL इज लेस देन EC, तो ये जो आपका रिजल्टेंट E0 है ना, वो नीचे की तरफ आएगा, तो आपका फाई क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा।
यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। उसके बाद ये इक्वेशन भी सॉल्व किया था, अगर आपको याद होगा। यहां पे ओम्स लॉ लगाया था मैंने। सबसे पहले मैं ये बोल देता हूं, ई नॉट इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ओके प्लीज पे अटेंशन, दिस इज गोइंग टू बी ओके EL माइनस EC द होल स्क्वायर प्लस ओके जो आपका ER स्क्वायर है, ओके यस, फिलहाल उसको वैसे ही लिख देते हैं हम लोग। ओके नेक्स्ट स्टेप में ओके ई नॉट जो है उसको मैं लिखूंगा आई नॉट इंटू जेड, ओके ओम्स लॉ, जैसे यहां पे हम लोगों ने लिखा था ना V इज इक्वल टू IR, तो वैसे मैं लिख रहा हूं ई नॉट इज नथिंग बट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। जेड इज द ओवरऑल ओके अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट विच इज कॉल्ड एज इंपिडेंस। ओके मैं चाहता हूं बहुत अच्छे से आप लोगों ने ध्यान देना है। ओके अब ये जो EL माइनस EC है, EL को क्या लिखेंगे हम लोग, एकदम सिंपल है, आई विल राइट इट एज, बिकॉज EL क्या है, पीक वैल्यू है, तो हम लोग बोलेंगे EL को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, पीक वैल्यू अक्रॉस ओके इंडक्टर इज नथिंग बट पीक वैल्यू ओके ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट इनटू द अपोजिशन दैट इट विल ऑफर। तो जो अपोजिशन वो ऑफर करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेल। एक्सेल इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके तो ये हो गया आई नॉट इंटू एक्सेल माइनस आई नॉट इंटू एक्सी, आपको याद है ये। ओके एनीवे, और जो ER है उसको मैं लिख देता हूं आई नॉट इंटू आर। ओके यस, सो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आई नॉट इंटू जेड इज इक्वल टू ओके यहां पे अंडर रूट ओके ये आई नॉट अगर मैंने बाहर ले लिया तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, आपके पास रहेगा XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। ये क्लियर है, और इसमें से भी आई नॉट स्क्वायर कॉमन लेके हम लोग बाहर लेके और आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलता है दैट इज Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस ओके, और यहां पे मेरे ख्याल से ER स्क्वायर है ना, तो ये आई नॉट इंटू आर द होल स्क्वायर होगा। यहां पे मैं स्क्वायर साइन लगाना भूल गया हूं, इधर भी स्क्वायर आएगा। ओके यस, तो हमारे पास रहेगा XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्लियर है आपको? ओके अच्छा, अभी इसमें एक बात ध्यान में रखना है, ये हुआ आपका क्या, इंपीडेंस का इक्वेशन। ठीक है, सपोज अगर मैं ये वाले ओके ट्राइंगल को देखता हूं तो मैं बोलूंगा ये वाला जो वेक्टर रहेगा ना, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। ये हो गया आपका EL माइनस EC। ऐसे केस में अगर मैं tan phi डिफाइन करता हूं तो tan phi क्या होगा, इट विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं tan phi इज इक्वल टू अपोजिट साइड। अपोजिट साइड यानी क्या है, phi के अपोजिट है EL माइनस EC, EL माइनस EC होल अपॉन ओके मैं बोलूंगा एडजेसेंट जो है हमारा वो क्या है, ER है। Therefore, phi will be equal to what? Tan inverse of, okay? You can say EL minus EC upon ER. ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मुझे बस एक बात बताना है कि अगर आपको ये इक्वेशन नहीं दिख रहा होगा, ऊपर का तो इक्वेशन दिख रहा है, नीचे का इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर आपको ये सपोज नहीं दिख रहा होगा। ओके सो दिस इज E स्मॉल l इज इक्वल टू E कैपिटल L साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके इसको मैंने इक्वेशन 4 बोला था। ओके शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट जो है ओके वो कैमरा में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ये इक्वेशन ऊपर लिख दिया है। ओके यस, एनीवे यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स को वैसे ही रखेंगे। EL जो है, कैन आई से EL इज नथिंग बट आई नॉट इंटू XL माइनस आई नॉट इंटू XC अपॉन I। ओके अच्छा, ये जो R है ओके ER को हम लोगों ने क्या लिखा था, आई नॉट इंटू आर लिखा था, तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट इंटू आर, बराबर है। ओके इसमें से थ्रू आउट मैं बोलूंगा न्यूमरेटर में से आई नॉट कॉमन ले लो, वो डिनोमिनेटर के आई नॉट को कैंसिल कर देगा, आपको मिलेगा एक और इक्वेशन phi इज नथिंग बट इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC अपॉन R। ओके तो ये दो जो है ये आपकी मेन इक्वेशन है जो मुझे डिस्कस करने थे। ओके यस, तो उसके लिए एक तरह से हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन ही वापस डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, अब इसके अंदर आपके टेक्स्ट बुक में कुछ केसेस दिए हुए वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके
ओके, तो अगर आप टेक्स्ट बुक पे जाते हो, ओके, पेज नंबर 295 के बाद देखना है 296 पे, ओके, वहां पे फाई का इक्वेशन दिया हुआ है. फाई इज गिवन एज tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, जो इक्वेशन हम लोगों ने यहां पे निकाला हुआ है. ठीक है, अब उसके बाद ऐसा बोला हुआ है द अल्टरनेटिंग करंट इन एलसीआर सर्किट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज. ओके, अब एक बात समझना है आपका, अगर आई का इक्वेशन ये रखा हुआ है, ओके, तो हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो रहेगा, ओके, उसका जो इक्वेशन है वो मैं यहां पे लिख देता हूं. दैट विल बी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. ओके, ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने. दिस विल बी इन द केस व्हेन EL इज ग्रेटर देन EC और यू कैन से XL इज ग्रेटर देन XC. ये आपको ध्यान रखना है. ओके, यस, आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने थोड़ा सा क्या किया है ना, कंफ्यूजिंग इक्वेशंस दिए हुए. ओके, यस. दूसरा केस ऐसा है कि अगर I का इक्वेशन ये कंसीडर कर रहा हूं मैं LCR सर्किट में, तो हम लोग बोलेंगे EMF का इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई. ये कब होगा? जब हम लोग बोलेंगे EL इज लेस देन EC और यू कैन से XL इज लेस देन XC. ओके, यस. इन जनरल अगर मैं बोलता हूं इफ I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके, यस, चाहिए तो मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं. EMF E का जो इक्वेशन रहेगा दैट विल बी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाई. तो एक साथ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. अब ये प्लस माइनस क्या कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो आपका EL कैन बी ग्रेटर देन EC और EL इज लेस देन EC. तो एक जगह पे प्लस फाई है, एक जगह पे माइनस फाई. ओके, तो टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या बोला हुआ है? द अल्टरनेटिंग करंट इन LCR सर्किट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. और EMF का जो इक्वेशन दिया दैट इज गिवन एज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. वो गलत दिया हुआ है. आपने जो I का इक्वेशन है उसको ये लिखना है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. तो वो करेक्शन आप लोगों ने करना है. ठीक है, दूसरी बात, फिर बाद में 3 केसेस दिए हुए. व्हेन XL इज इक्वल टू XC, व्हेन XL इज इक्वल टू XC, इसका मतलब क्या है? यदि XL और XC इक्वल हो गए तो XL माइनस XC क्या हो जाएगा? 0. सो दिस विल बिकम 0 अपॉन R, यानी tan इनवर्स ऑफ 0. tan इनवर्स ऑफ 0 यानी क्या रहेगा? इट विल बी 0. तो फाई का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा. अब अगर XL और XC अगर इक्वल है, इसका मतलब है हम लोग बोलेंगे कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा एंड Z विल बी इक्वल टू R. तो जो भी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होगा दैट विल बी व्हाट? इट विल बी प्योरली रेजिस्टिव. ओके, तो जब हम लोग बोलते हैं व्हेन फाई इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? 0. ओके, हम लोग बोलते हैं कि जो आपका पूरा सर्किट है वो सर्किट क्या बन जाता है? इट बिकम्स अ रेजिस्टिव सर्किट. ओके, ये ध्यान में रखना है. नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC. अगर XL इज ग्रेटर देन XC तो XL माइनस XC क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. अगर XL का वैल्यू XC से ज्यादा है तो XL माइनस XC क्या आएगा? इट विल बी पॉजिटिव. एंड पॉजिटिव अपॉन R, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो हमारा फाई का वैल्यू भी क्या आएगा? इट विल बी पॉजिटिव, यानी फाई विल बी ग्रेटर देन 0. ऐसे इसमें हम लोग बोलते हैं ओके, व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC, ओके, द AC सर्किट इज इंडक्टिव डोमिनेटेड, क्योंकि XL का वैल्यू XC से ज्यादा है. ओके, तो कैपेसिटिव डोमिनेटेड नहीं है, इंडक्टिव डोमिनेटेड है. और यदि उल्टा होता है, इफ XL इज लेस देन XC, तो हम लोग बोलेंगे जो हमारा फाई आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी फाई क्या रहेगा? इट विल बी लेस देन 0. ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा AC सर्किट है दैट इज कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट. ठीक है, ये क्लियर है. इसके बाद हमें एक ट्राइंगल समझना है जिसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस ट्राइंगल. ओके, तो मैं ये साइड का पार्ट क्या करने वाला हूं? इरेज करने वाला हूं. ओके, मैंने ये साइड का जो पार्ट है उसको इरेज कर दिया. अभी आप बोलोगे सर इंपीडेंस ट्राइंगल क्या है? ओके, तो पहली बात तो आप ये समझ लो ओके कि इंपीडेंस ट्राइंगल यानी कुछ बहुत अलग नहीं है. जो हम लोगों ने अभी तक सीखा हुआ है ना, उसका ये एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है. ओके, यस, आई वांट यू पीपल टू प्लीज पे अटेंशन. ओके, सी, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल को हम लोगों को वापस बनाना है. ओके, सही है.
आप बोलोगे सर ये जो पार्ट है वो ई एल माइनस ई सी है। सर ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग ई नॉट बोल देते हैं, और सर ये वाला जो पार्ट है ना, दिस वन, ये आपका ई आर है। सही है, ओके। मैं बोलूंगा लेकिन जो ई आर है दैट इज वॉट, दैट इज आई नॉट इंटू आर। ई एल माइनस ई सी जो है दैट इज आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी, और जो ई नॉट है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू वॉट, आई नॉट into Z, where Z is overall, okay, you can say Z is overall opposition to the flow of current and that is called as what, impedance. तो थ्रू आउट अगर मैं I नॉट से डिवाइड कर देता हूं, ओके, तो हमारे पास एक सिमिलर ट्राइंगल रहेगा, ओके, एक कॉमन नंबर से मैंने डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू वॉट, I नॉट, ओके। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो ये लेंथ रहेगी दैट विल बी Z, ये वाली जो लेंथ रहेगी दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू वॉट, रेजिस्टेंस R, और ये वाली जो लेंथ रहेगी क्योंकि I नॉट से डिवाइड किया तो बचा क्या है, XL माइनस XC, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा ट्राइंगल है उसका साइज छोटा हो गया क्योंकि तीनों साइड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन I नॉट से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन डिवाइड करने के बाद ये वाला जो लेंथ रहेगा उसको Z बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे R, और ये रहेगा XL माइनस XC, ओके। यस, यहां पे आपको जो मिल रहा है, ओके, by similarity concept you can say even this angle is phi, so what you get is phi is nothing but equal to tan inverse of, और you can say सबसे पहले tan phi डिफाइन कर लेते हैं। tan phi क्या रहेगा, that will be opposite XL minus XC upon adjacent which is equal to R, और you can say phi is equal to tan inverse of XL minus XC upon R। ये वन एंड द सेम थिंग है, ओके। जो हम लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट निकाला था वो रिजल्ट हम लोग इंपिडेंस ट्रायंगल से भी निकालते हैं, ठीक है। यस, मैं चाहता हूँ कि ये जो भी पार्ट मैंने लिखा हुआ है इसको आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है, ओके, तो प्लीज मुझे ग्रुप पे पूछना है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज पावर इन एसी सर्किट्स, ओके। यस, प्लीज कॉपी दिस, ओके। तो अभी जो पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज पावर इन एसी सर्किट्स, ओके। इसको हम लोग डिवाइड करने वाले 3 पार्ट में, ओके। मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे से ध्यान देना है। पावर इन एसी सर्किट्स एकदम सिंपल है। इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि जो डीसी होता है उसमें पावर क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, ओके। सो वी डिफाइन इट एज वोल्टेज इनटू करंट। यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे कि जो एवरेज पावर है, ओके, दैट इज एक्चुअली गिवन बाय व्हाट, E इनटू I, वेयर E इज अल्टरनेटिंग EMF एंड I इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग EMF, यानी फ्लक्चुएटिंग EMF है, ओके। एसी फॉर्म है, ये ध्यान में रखना है, ओके। अब हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहला जो केस है हम लोग बोलेंगे एवरेज पावर फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो पिछला जो डेरिवेशन था, ओके, यस, इसको चाहिए तो मैं थोड़ा और अच्छे से बड़े इसमें लिख देता हूं, रेजिस्टिव सर्किट। पिछले टाइम हम लोगों ने क्या किया था, जो फेजर डायग्राम से हम लोगों को रिलेशन समझना था, ओके, यानी फाई का वैल्यू निकालना था, तब हम लोगों ने जो आई था उसको स्टैंडर्ड कंसीडर किया था। यानी हम लोगों ने क्या बोला था, आई इज इक्वल टू वॉट, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट अस से जो ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं। तो मैं बोलूंगा इफ ईएमएफ इक्वेशन इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी यहां पे आपका इंडक्टेंस नहीं है, कैपेसिटेंस भी नहीं है, ओके। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हम लोग सिंपली ऐसे बोल सकते हैं I इज इक्वल टू, अब मैं यहां पे I नॉट डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। आपको जैसे पिछले टाइम हम लोगों ने क्या किया था, ER, EL, EC ये 3 यूज किए थे, ओके। यहां पे आपको अलग अलग यूज करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है थ्रू रेजिस्टेंस उसको IR बोल देते हैं, IR साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा बोला तो भी चलेगा, लेकिन सिंस देयर इज ओनली वन कॉम्पोनेंट आई विल कॉल इट एज I नॉट, ओके। यस, तो हम लोग बोलेंगे जो एवरेज पावर है P एवरेज, चाहिए तो मैं उसको ये साइड से लिख देता हूं, यानी हमारे पास जगह रहेगी, P एवरेज विल बी इक्वल टू वॉट, सो इट विल बी इक्वल टू E इंटू I, दैट इज गोइंग टू बी E का जो इक्वेशन है दैट इज E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी
इंटू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ई के जगह पे ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डाला है और आई के जगह पे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डाला है। ये आपको आ रहा है समझ में? अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे ओके, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ई नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके बराबर है। ओके ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सी अगर आपको याद होगा, सो अगर साइन स्क्वायर ओके थीटा है तो मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख देता हूं। cos 2 थीटा का रीअरेंजमेंट हमको यहां पे यूज करना है। ये पहले कर चुके हैं हम लोग यूज, जब हम लोगों ने आरएमएस करंट ओके डिफाइन किया था तब ये वर्किंग किया हुआ है, लेकिन स्टिल आप लोगों को मैं बता देता हूं। cos 2 थीटा इज व्हाट, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओके विच इज cos 2 थीटा। सो आप ऐसे बोल सकते हो 2 साइन स्क्वायर theta will be equal to what, 1 minus cos 2 theta, and you can say sin square theta is nothing but equal to 1 minus cos 2 theta whole upon 2. Using this formula मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता हूँ, this is going to be E naught into I naught okay bracket 1 minus cos 2 omega t okay whole upon 2. yes, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं। अभी देखो ये हम लोग बोलते हैं दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, ओके एवरेज पावर। ओके यस, तो इसको अच्छे से मैं फिलहाल लिख देता हूं। पी एवरेज इज नथिंग बट ई नॉट इंटू आई नॉट होल अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी एज इट इज। तो बेसिकली जो पी एवरेज का इक्वेशन मिला है ओके इसको मैं बोल देता हूँ, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके नाउ टू सर्कुलेट द चार्ज ओके द वर्क डन बाय द ईएमएफ सोर्स। ओके तो हम लोग वो चार्ज कितना है वो अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा इन स्मॉल टाइम dt लेट द वर्क डन बी व्हाट dw। तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूं कि जो एवरेज पावर है दैट कैन बी रिटन एज व्हाट dw बाय dt। सो dw क्या हो जाएगा, इट विल बी p एवरेज इंटू dt बराबर है। ओके यस, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमें यहां पे क्या निकालना है, बेसिकली वर्क डन इन वन साइकिल। ओके सो मैं बोलूंगा वर्क डन इन वन साइकिल that will be equal to W, which is equal to integration of dW, which is integration of P average into dt. ओके यस, अब पहले हम लोग W निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। सो ये आपका रहेगा दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ओके अच्छा इंटीग्रेशन में से जो भी कांस्टेंट टर्म्स है ना उसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये रहेगा हमारे पास ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 पी एवरेज। देखो पी एवरेज पूरा मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले ही मैंने बाहर निकाल दिया। ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 को बाहर निकाल दिया। यहां पे क्या है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ओके अब अगर आप ये इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो ओके तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके ये आपका बन जाएगा, एक बड़ा ब्रैकेट यूज करता हूं मैं, दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ dt बराबर है। अच्छा अभी आपको एक और बात समझना है कि जब वर्क डन इन वन साइकिल होता है तो उसमें जो उसका टाइम पीरियड होता है उसकी लिमिट क्या होती है, 0 से कैपिटल T। ओके तो यहां पे भी जो इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी दैट विल बी 0 टू कैपिटल T। ओके यस, सो ये हो जाएगा आपका 0 टू कैपिटल T ओके माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t 0 टू t dt। ओके तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ओके तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको चाहिए ये पार्ट जो है वो अलग से सॉल्व कर लो। ओके तो पहले मैं सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व कर लेता हूं। ओके व्हाट विल गेट इज दिस इज 0 टू t cos 2 ओमेगा t dt दैट इज गोइंग टू बी ओके यस। तो हम लोग बोलते हैं कि ये आपका हो जाएगा 0 टू t इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t इज नथिंग बट साइन 2 ओमेगा टी होल अपॉन 2 ओमेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके ये जो 2 ओमेगा है वो क्या है, इट इज कांस्टेंट। ओके तो 2 ओमेगा को हम लोग बाहर ले लेते हैं, यानी 1 अपॉन 2 ओमेगा बाहर आ गया। आपके पास रहेगा साइन 2
ओमेगा इंटू टी बिटवीन लिमिट 0 टू टी. ओके, 1/2 ओमेगा को वैसे ही रहने देते हैं. दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ, ओके, 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा इंटू 0. बराबर है. मैंने अभी क्या किया है, यहां पे जो लिमिट्स है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है. वी नो दैट ओमेगा इज व्हाट, इट इज 2 पाई अपॉन टी. ओके, ओमेगा अगर 2 पाई अपॉन टी है तो 2 पाई अपॉन टी, टी और डी कैंसिल हो जाएगा. आपके पास रहेगा यहाँ पे साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई यानी साइन ऑफ 4 पाई माइनस दिस विल बिकम साइन ऑफ 0. एंड साइन 4 पाई क्या है, 0. साइन 0 भी क्या है, 0. 0 माइनस 0 ये अपने आप में 0 है. तो हम लोगों को ये क्या मिलने वाला है, पूरा इक्वेशन दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. तो ये वर्किंग मैंने साइड में लिख दी है. ओके, यस, आपको चाहिए तो आप ये कॉपी कर सकते हो. ओके, फिलहाल मैं ये वर्किंग जो इसको मैं इरेज कर देता हूं. तो आपको ये टर्म पूरा 0 मिल गया है. मैंने आपको अभी यहां पे सॉल्व करके बताया था. ओके, यस, बचा क्या आपके पास, तो मैं बोलूंगा वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2. ओके, दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ dt, दैट इज गोइंग टू बी t बिटवीन लिमिट्स 0 एंड t. बराबर है. ओके, यस, देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं रहा है. ओके, फाइन. सो दैट इज गोइंग टू बी w विच इज ई नॉट आई नॉट होल अपॉन 2. ओके, अच्छा, अभी यहां पे जो t है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी t माइनस 0. बराबर है. ओके, यस. So finally work done in one cycle is nothing but equal to E naught I naught, okay, into capital T whole upon 2. Okay, अभी आप बोलोगे सर ये हो गया क्या हमारा डेरिवेशन, इसका एक छोटा सा टेल बाकी है. वो टेल क्या है, तो हम लोग बोलेंगे P एवरेज. अगर मैं बोलता हूँ P एवरेज इज dw by dt, so we can say P average is also actually equal to what, work done in one cycle upon time period, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल विच इज कैपिटल टी. वर्क डन इन वन साइकिल ये है, तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट आई नॉट इंटू कैपिटल टी होल अपॉन टी. और ये ई नॉट आई नॉट इंटू टी अपॉन 2 है ना, तो ये 2 का भी फैक्टर आ जाएगा. ओके, तो ये इस तरह से दिस इज ई नॉट आई नॉट इंटू टी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई टी. टी एंड टी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा ई नॉट आई नॉट अपॉन 2. इसको आप कैसे लिख सकते हो, ई नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2. ई नॉट अपॉन रूट 2 हो जाएगा ई आर एम एस एंड आई नॉट अपॉन रूट 2 हो जाएगा आई आर एम एस. ओके, दिस इज द एवरेज पावर. ओके, या इक्वेशन ऑफ एवरेज पावर फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट. ओके, प्लीज कॉपी दिस. देखो अभी ये जो पूरा डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ये डेरिवेशन 3 मार्क के लिए आ सकता है. इसके बाद हमें और 2 डेरिवेशन देखने. ओके, एवरेज पावर फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, एवरेज पावर फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट. ओके, ये क्लियर है. पहले मैं चाहता हूं आप लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लेना है. ओके, अभी जो इसका नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है दैट इज एवरेज पावर फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड एवरेज पावर फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट. प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देख लिया है. ठीक है, अभी जो दोनों है ये मैं क्या करूंगा, साइड बाय साइड सॉल्व करूंगा. ओके, और मैं चाहता हूं आप लोगों ने साइड बाय साइड नोट भी करना है, क्योंकि एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, आपकी पढ़ाई हो जाएगी. ओके, यस, और आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा. तो मैं दोनों को एक साथ सॉल्व करने वाला हूं. सबसे पहले ओके, जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि आप एक स्टैंडर्ड यहां पे रख लीजिए. जैसे मैंने बोला कि E इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, वो मैंने कंसिडर किया हुआ है. मैं बोलूंगा हमारा EMF इक्वेशन जो है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट. ये हमेशा ध्यान में रखो कि जो करंट रहेगा वो लैग करेगा. रूल ध्यान में रखो, इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है, EMF लीड करता है. कैपेसिटिव सर्किट में ओके करंट लीड करता है, EMF क्या करता है, लैग करता है. ओके, तो अगर मैंने इसको फिक्स पकड़ लिया EMF इक्वेशन को, ओके, तो मैं बोलता हूं इन प्योर इंडक्टिव सर्किट ओके द करंट लैग्स. करंट अगर लैग करता है और वो कितने फेज से लैग करता है, π/2 रेडियन, तो हम लोग बोलेंगे इसका इक्वेशन बन जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2. ओके, ये क्लियर है. यहां पे भी कुछ ऐसे ही लिख देता हूं मैं, E विल बी इक्वल टू व्हाट, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. लेकिन ये अभी क्या है, दिस इज प्योर
कैपेसिटिव सर्किट, तो करंट यहां पे क्या करेगा, लीड करेगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके यस, अब मैं चाहता हूं कि इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैं बोलता हूं कि जो एवरेज पावर है, ओके, पी एवरेज इज नथिंग बट इक्वल टू ई डॉट आई, दैट इज गोइंग टू बी वॉट। ओके, तो इसको मैं ऐसे बोल देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। तो ई जो है हमारा वो हो जाएगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई विच इज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके यस, नेक्स्ट स्टेप में ई नॉट और आई नॉट को साथ में ले लेते हैं। ओके आपके पास रहेगा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू, सी साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी वो हो जाता है आपका कॉस ऑफ ओमेगा टी, लेकिन साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओके, दैट विल बिकम व्हाट, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, यहां पे भी कुछ मैं ऐसे लिख देता हूं, पी एवरेज विल बी इक्वल टू व्हाट, ई इंटू आई, दैट इज गोइंग टू बी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। okay yes, this is going to be E naught I naught sin omega t into sin of omega t plus pi by 2, okay, that is nothing but equal to plus cos of omega t। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो ये मैथ्स में फॉर्मूलेज है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो साइन ऑफ ए माइनस बी यूज करो, साइन ए कॉस बी, ओके, माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, तो साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाय 2 दैट इज गोइंग टू बी 0 माइनस कॉस ओमेगा टी साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 है, तो आपके पास बचेगा क्या, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम सिंपल है, दिस गोइंग टू बी माइनस ऑफ ई नॉट आई नॉट, ओके, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, आई कैन से इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, माइनस, ओके, ई नॉट आई नॉट होल अपॉन 2। ओके, ये हो गया आपका 2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, आई होप आपको मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। ओके, यहां तक इक्वेशन समझ में आया? सो बेसिकली दिस विल बिकम माइनस ऑफ ई नॉट आई नॉट होल अपॉन 2, ओके, 2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, ये आपका क्या बन जाता है, दिस इज नथिंग बट साइन 2 ओमेगा टी। इज दिस क्लियर? ओके, मैंने क्या किया यहां पे, 2 साइन ए कॉस बी दैट इज नथिंग बट साइन 2 थीटा, तो इसको मैंने क्या लिखा है, साइन 2 ओमेगा टी लिखा है। सिमिलरली यहां पे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, ओके, तो आप ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है, तो क्या मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं, ओके, दिस इज गोइंग टू बी प्लस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। ये क्लियर है? ओके, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम होने के कारण मैंने यहां पे जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मैं वर्क डन का लॉजिक निकालता हूं, तो वर्क डन क्या है, इट इज इंटीग्रेशन 0 टू टी, ओके, या वर्क डन इन वन साइकिल दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। जैसे लास्ट इसमें हम लोगों ने बोला था डी डब्ल्यू क्या है, तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन इन स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी। ओके, एंड दैट वर्क डन कैन बी रिटर्न एज 0 टू टी, ओके, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू को लिख सकता हूं मैं पी एवरेज डी टी। ओके, दैट इज गोइंग टू बी पी एवरेज जो है हमारा, तो पी एवरेज क्या है, अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, इट इज, ये केस में इट इज ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ओके, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी विद अ माइनस साइन। तो मैं ये जितना भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देता हूं, यानी माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 को बाहर निकाल दिया। ओके, बिटवीन 0 टू टी हम लोग बोलेंगे दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। ओके, ये क्लियर है आप लोग? अब नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, दिस गोइंग टू बी लेट अस से माइनस ई नॉट आई नॉट होल अपॉन 2 एज इट इज, integration of sin 2 omega t will be nothing but equal to, can I say it will be minus cos 2 omega t, okay, whole upon, okay, हम लोग बोलेंगे, अब ये बात आपको समझना है कि cos का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, इट इज माइनस साइन। ओके, तो अगर मैं बोलता हूं कि माइनस साइन का इंटीग्रेशन रहेगा तो क्या रहेगा, इट विल बी cos।
ओके, लेकिन यहां पे सिर्फ साइन था, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आया मेरा, माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, ओके, होल अपॉन 2 ओमेगा, ओके। और ये जो ब्रैकेट्स है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, लिमिट्स लगा देते हैं बिटवीन 0 एंड टी, ओके, यस। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, माइनस साइन भी मैं कॉमन बाहर ले सकता हूं, ओके। तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल होकर आपको मिलेगा, इज गोइंग टू बी ई नॉट आई नॉट होल अपॉन 2, ओके। चाहिए तो आप 2 ओमेगा को भी बाहर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 4 ओमेगा, ओके। और यहां पे ब्रैकेट में आपके रहेगा कॉस 2 ओमेगा टी, ओके, बिटवीन लिमिट्स 0 टू टी। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। इतना अच्छे से नोट करना है। ये साइड पे भी डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, ओके। जो W रहेगा, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा W विच इज इंटीग्रेशन W फॉर व्हाट, 1 साइकिल, इज गोइंग टू बी DW। इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, देखो यहां पे माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 था साइन 2 ओमेगा टी, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा। यहां पे भी आएगा ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा, ओके। दिस गोइंग टू बी व्हाट, cos 2 ओमेगा टी बिटवीन लिमिट 0 टू टी। सिर्फ इतना है कि यहां पे जब माइनस था तो ये आपका जो फाइनल आ रहा है वो पॉजिटिव आया था, ओके। तो यहां पे बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ये आपका माइनस था, ओके। इसको जब आपने सॉल्व किया तो उसके वजह से ओवरऑल जो आपका फाइनल आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये वाले इसमें देखोगे तो यहां पे ऐसा माइनस साइन नहीं, यहां पे प्लस साइन है, ओके। तो ये वाला जो माइनस साइन है ये यहां पे बाहर आके एज इट इज माइनस ही रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा, ओके। तो ये दोनों का इक्वेशन जो है एग्जैक्टली क्या है, आइडेंटिकल है, ओके। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ अगर मैं इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूं, ओके, तो मैं बोलूंगा साइड में सॉल्व कर देता हूं। सी cos 2 ओमेगा टी वो हो जाता है आपका cos 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी माइनस cos 2 ओमेगा इंटू 0। ओमेगा इज वॉट, इट इज 2 पाई अपॉन टी, ओके। 2 पाई अपॉन टी यानी टी एंड टी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा cos ऑफ 4 पाई माइनस cos ऑफ 0। व्हाट इज cos ऑफ 4 पाई, इट इज 1। व्हाट इज cos ऑफ 0, इट इज 1। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। यानी ये केस में दिस एंटायर टर्म विल बिकम व्हाट, 0। 0 इंटू दिस, तो हम लोग बोलेंगे पी एवरेज या फिर जो वर्क डन रहेगा, ओके, इन 1 साइकिल, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 0। और यहां पे भी जो वर्क डन रहेगा दैट विल बी व्हाट, इक्वल टू 0। दिस इज वर्क डन इन, ओके, यू कैन से वर्क डन पर साइकिल। तो मैं बोलूंगा पी एवरेज का अगर मैं फॉर्मूला देखूंगा, पी एवरेज फॉर 1 साइकिल, ओके, दैट विल बी नथिंग बट वर्क डन इन 1 साइकिल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 साइकिल, दैट इज W अपॉन टी। तो ये हो जाएगा आपका 0 अपॉन टी, आंसर इज गोइंग टू बी 0। एंड सिमिलरली मैं बोलूंगा यहां पे भी जो पी एवरेज रहेगा दैट विल बी वर्क डन इन 1 साइकिल अपॉन टाइम पीरियड, इट इज गोइंग टू बी 0 अपॉन टी। एंड व्हाट इज 0 अपॉन टी, इट इज 0, ओके। तो बेसिकली दोनों को साथ में सॉल्व करने का मेरा मकसद क्या था, मुझे यहां पे ये प्रूव करना था फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट एज वेल एज प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ओके। जब मैं प्योरली इंडक्टिव या सिर्फ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कंसीडर करता हूं, जो मेरा एवरेज पावर का आंसर आता है दैट कम्स टू बी व्हाट, 0। इधर भी जो एवरेज पावर का आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट, 0, ओके। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपने क्या करना है ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ओके। तो अभी हम लोगों ने 3 डेरिवेशंस देखे, एवरेज पावर इन, ओके, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टिव एंड एवरेज पावर इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। अब ऐसा सर्किट हमें देखना है, ओके, जहां पे LCR यानी तीनों अवेलेबल है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। ऐसे केस में, ओके, अब आपके ऊपर है आप इक्वेशंस कैसे कंसीडर करते हैं। लेट अस से मैं बोलता हूं कि अगर मैं बोलता हूं करंट I का इक्वेशन मैं रेफरेंस कंसीडर करता हूं I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो जो EMF का इक्वेशन है वो आपका क्या बन जाता है, इट बिकम्स E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस फाइव। अभी आप पूछोगे सर ये प्लस माइनस फाइव क्यों है, तो मैं बोलूंगा कि अगर इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट होगा, ओके, यानी जहां पे XL का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन XC है, या फिर EL का वैल्यू ग्रेटर देन EC है, तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे +5 मिलेगा।
लेकिन अगर EL का वैल्यू लेस देन EC है तो हमें क्या मिलेगा, -5। ओके, यस। आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया हुआ है, टेक्स्ट बुक में उन्होंने EMF का इक्वेशन एज अ रेफरेंस इक्वेशन लिया हुआ है। ओके, अगर EMF का इक्वेशन रेफरेंस इक्वेशन लिया है तो जो आपका करंट का इक्वेशन है उसमें क्या होगा, फिर चेंजेस होगा, दैट विल बी ओमेगा टी प्लस और -5। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके, देखो एक तो ये पेयर कंसीडर करो या फिर ये वाली पेयर कंसीडर करो। अगर मैं बोलता हूं कि EMF का रेफरेंस इक्वेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो जो +-5 है वो आप किस में दिखाओगे, ओके, इट विल बी इन द करंट इक्वेशन। ओके, यस। अच्छा, अभी करंट इक्वेशन में हम लोग बोलेंगे फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, ओके, करंट क्या करेगा, लैग करेगा। ओके, तो ये माइनस साइन दिखाया हम लोगों ने। एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट क्या करेगा, लीड करेगा, तो ये प्लस साइन दिखाया। ये आपको आया समझ में। दोनों ही केस में मैं बोलूंगा अगर P एवरेज आप देखोगे तो क्या रहेगा, इट विल बी E इंटू आई। E इंटू आई, इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, E नॉट आई नॉट को साथ में ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, E नॉट इंटू आई नॉट, और आपके पास रहेगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी +-5। ठीक है, यस। यहां पे भी आप मल्टीप्लाई करो, सेम ही मिलेगा, E नॉट इंटू आई नॉट एज इट इज साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी +-5। आप इसको -+5 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बोलने का मतलब क्या है, आप ऐसा कंसीडर करो या ऐसा कंसीडर करो, एवरेज पावर का जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली सॉल्व करना है। ठीक है, यस। तो मैं चाहता हूं एक एक स्टेप पे अच्छे से ध्यान देना है। P एवरेज विल बी इक्वल टू E नॉट इंटू आई नॉट, ओके, साइन ओमेगा टी एज इट इज। ओके, ये वाले टर्म को एक्सपांड करेंगे तो साइन ऑफ A प्लस बी, पहले ये करते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी +5, तो वो हो जाएगा साइन A कॉस बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइ प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइ। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। और वही अगर मैं माइनस साइन कंसीडर करता हूं तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइ माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन फाइ। ओके, पहले मैंने प्लस के लिए लिख दिया, माइनस के लिए क्या रहेगा, तो जो बीच का प्लस साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पूरे इक्वेशन में ये प्लस माइनस दोनों एग्जिस्ट होते रहेंगे, यानी हर एक स्टेप पे आप आगे देखेंगे इसको। ओके, यस। मैं बोलूंगा यहां पे दिस गोइंग टू बी, यू कैन से, अगर मैं वर्क डन फॉर 1 साइकिल निकालता हूं तो वर्क डन फॉर 1 साइकिल दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ dw विच इज नथिंग बट P एवरेज इंटू dt। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान देना है। फॉर 1 साइकिल लिमिट जो रहेगा दैट विल बी 0 टू t। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको बाहर ले लेते हैं। ओके, P एवरेज का इक्वेशन क्योंकि बहुत बड़ा है तो कांस्टेंट टर्म हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास रहेगा E नॉट इंटू आई नॉट। ओके, यस, एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t। ओके, साइन ओमेगा टी को अंदर ले लेते हैं, तो साइन ओमेगा टी इंटू दिस, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइ, ओके, प्लस माइनस, ओके, कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओके, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी साइन फाइ। ठीक है, इंटू dt, ये बोलना नियम है। तो ये जो dt है ये पूरे ब्रैकेट को है। ओके, यस। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, w विल बी इक्वल टू, ओके, E नॉट आई नॉट ऐसे ही रखते हैं हम लोग। ओके, यस, एंड सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं, एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, ओके, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइ इंटू dt। dt मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, प्लस माइनस, ओके, चाहिए तो जो फाइ है वो कांस्टेंट है तो साइन फाइ को आप बाहर ले लो। ओके, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, कॉस ओमेगा टी
साइन ओमेगा टी, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी बिटवीन लिमिट 0 एंड टी। ओके, अब एक बात आपको समझना है, ये जो है ना, ये हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया मैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी देखूं, ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी, ओके, लेट अस से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया और अपॉन 2 मैंने यहाँ पे ओके लिख दिया। ओके, यस, तो अगर मैं सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, अब मैं ये जो रिजल्ट है ना मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ओके, आप लोगों ने अच्छे से नोट करना है। मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी, दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डी टी बिटवीन लिमिट्स 0 एंड टी। ओके, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा। ओके, सो माइनस साइन बाहर ले लिया, आपके पास रहेगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, ओके, यस, अपॉन 2 ओमेगा, अपॉन 2 ओमेगा भी नीचे ले लिया हम लोगों ने। ओके, यस, इसको प्रॉपरली लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा बिटवीन लिमिट्स 0 एंड टी। ओके, माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा बाहर ले लो, आपके पास रहेगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बिटवीन लिमिट्स 0 एंड टी। ओके, देखो अभी सबसे पहले अगर आप यहाँ पे स्मॉल टी का वैल्यू कैपिटल टी डालोगे, ओके, तो आपको क्या मिलेगा, दिस गोइंग टू बी माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, ओके, कॉस ऑफ 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या है 2 पाई बाई टी, तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई अपॉन टी इंटू कैपिटल टी। ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा मैं आपको यहां पे बता देता हूं, 2 ओमेगा इंटू टी है, ओके, माइनस दिस गोइंग टू बी कॉस ऑफ 2 ओमेगा इंटू 0। ओके, कॉस ऑफ 2 ओमेगा इंटू टी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, टी एंड टी कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉस 4 पाई माइनस दिस इज गोइंग टू बी कॉस 0। कॉस 4 पाई 1 है, कॉस 0 भी 1 है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि दिस एंटायर टर्म, ओके, दिस एंटायर, इफ दिस टर्म इज 0, ओके, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाता है, इट बिकम्स 0। ओके, ये क्लियर है। अब ये वाले टर्म पे अगर मैं ध्यान देता हूं तो ये भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है। ओके, यस, cos फाई को अगर मैं बाहर ले लेता हूं, सबसे पहले मैं जैसे ये टर्म को 0 ले लिया तो हमारे पास w क्या रहेगा, w विल बी ई नॉट आई नॉट, ओके, इनटू दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, यहां से भी cos फाई बाहर ले लेते हैं, cos फाई बाहर ले लिया, ओके, आपके पास रहेगा इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओके, यस, डी टी। अब ये बस आपका रिड्यूस होके इतना रह गया, ये पूरा टर्म 0 हो चुका है। ओके, ये आपको समझ में आया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो बेसिकली जब हम लोग यहां पे इसको 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें जो आंसर मिलता है दैट इज ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई, ओके, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बिटवीन लिमिट्स 0 एंड टी। अब ये जो पार्ट है ये हम लोगों ने आज के लेक्चर में पहले ही सॉल्व किया मैं, ओके, आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, और इसके पहले के लेक्चर्स में भी सॉल्व किया मैं। इसको अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो आपने कैसा लिखना होगा, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओके, डी टी कैन बी रिटन एज वॉट, सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होल अपॉन 2 डी टी। ओके, यस, दिस इज बिटवीन लिमिट 0 एंड टी, 0 एंड टी। इसको जब आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे, ये आज किया हुआ है हम लोगों ने, इसका आंसर क्या आता है, इट कम्स टू बी टी बाई 2। ओके, यस, तो ये पूरा आंसर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, दिस गोइंग टू बी ई नॉट इंटू आई नॉट, ओके, कॉस फाई इंटू टी बाई 2। ओके, अभी आप बोलोगे सर ये आपने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया है, एग्जाम में हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या? यस, डेफिनेटली सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो हम लोगों ने आज ही इसको एक बार डिराइव कर लिया। ओके, ये पहले ही हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, मैं बार बार इसको सॉल्व करूंगा तो काफी टाइम इसमें क्या हो जाएगा, हमारा वेस्ट हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं एज टी बाई 2। ओके, ये पार्ट को फिलहाल मैं इरेज करता हूं। अब इसमें हम लोग बोलेंगे ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ चुका है, वर्क डन फॉर 1 साइकिल दैट इज नथिंग बट ई नॉट आई नॉट इंटू कॉस फाई
whole upon 2 into capital T. Capital T is what? Time period. So can I say work done for one cycle upon time period is nothing but E naught into I naught upon 2. Okay, this is nothing but E naught upon root 2 into I naught upon root 2 into cos phi. Okay, and work done in one cycle per unit time period, this is nothing but the average power. तो जो P average आपको यहाँ पे मिलेगा that will be E RMS into I RMS into cos phi. Okay, where cos phi is termed as power factor. ठीक है, तो हमारा जो LCR सर्किट है जहाँ पे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों है, ओके, उसमें जो हमारा एवरेज पावर का आंसर आता है दैट इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ओके, इंटू कॉस फाई. ये क्लियर है? ओके. अच्छा, अभी इसमें कुछ केसेस है, ओके, और इसमें कुछ कंसेप्ट है जिसमें को हम लोग बोलते हैं ट्रू पावर एंड अपेरेंट पावर. ओके, यस, वो क्या है तो वो हम लोग क्या करेंगे, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, फिलहाल आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं. ये जो डेरिवेशन है, ओके, ये आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से नोट कर लेना है. ठीक है.